नमस्कार दोस्तों, एग्जाम काट लाइव में मैं विनय कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 19 जून 2022 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया था और आज हम अपने इस वीडियो में उसी परीक्षा में जो जीएस का पेपर आया था उसका सही सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सेट बी और बिना कोई समय नष्ट किए आइए देखते हैं कि इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? अहलूवालिया, डलेवालिया, कन्हैया या सुकेर चकिया? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जो सिख संप्रदाय था, ठीक है, जो सिख साम्राज्य की अगर मैं बात करूं तो उसमें मिसलें हुआ करती थी, यानी कि उनमें कुछ समुदाय हुआ करते थे और इन मिसलों की संख्या थी 12, जिनमें पहली जो मिसल थी वो थी भंगी मिसल, दूसरी थी अहलूवालिया, तीसरी मिसल का नाम था रामगढ़िया, चौथी मिसल का नाम था नकई, पांचवी मिसल का नाम था कन्हैया, अगली मिसल थी उल्लेवालिया, अगली मिसल का नाम था निशानवालिया, उससे अगली मिसल का नाम था फैजुल्लापुरिया, उससे अगली मिसल का नाम था करोड़ सिंघिया, उससे अगली मिसल का नाम था शहीद, उससे अगली मिसल का नाम था फुलकिया और आखिरी मिसल का नाम था सुकेर चकिया मिसल। ठीक है दोस्तों, और आपको मैं बता दूं जो रणजीत सिंह साहब थे वो इसी मिसल से संबंधित थे। यहां पर शुकर चकिया लिखा हुआ है तो यहां पर इसका ऑप्शन डी एकदम सही होगा, यानी कि सुकेर चकिया मिसल को ही ये बता रहा है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा डी, यानी कि सुकेर चकिया। जो रणजीत सिंह जी थे वो सुकेर चकिया मिसल से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, अपना दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि जो भारत की राष्ट्रीय अंतिम सरकार थी, जो हमारे देश की इंटरिम गवर्नमेंट थी पहली, उसमें रियासतों का विभाग किसको दिया गया था? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ठीक है, 1946 में 25 अगस्त को, ठीक है, भारत की पहली अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। ठीक है, लेकिन इसकी जो गठन की गई थी वो की गई थी 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, इसमें आपको मैं बता देता हूं जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन इस सरकार में अध्यक्ष बने थे और जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वो इस अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है, और इस सरकार में जो रियासत विभाग दिया गया था, ठीक है दोस्तों, जो रियासत विभाग यानी प्रिंसली स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट दिया था वो दिया गया था वल्लभ भाई पटेल साहब को। तो यानी कि इस प्रश्न का उत्तर बी एकदम सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 क्या पूछती है? प्रश्न संख्या 3 पूछ रही है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन किसने कहा था? तो मेरे दोस्तों, मैं बता देता हूं, जो ये राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उनके सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय के बारे में आपको पता ही होगा कि साइमन कमीशन जब आया था, ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध में, याद है 1927-28 का दौर, ठीक है, तो उस दौरान जब साइमन कमीशन का विरोध आया था तो वहां पर लाहौर में जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया था तो लाला लाजपत राय की उस लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जो बाल गंगाधर तिलक है उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक। और ये किसने कहा था? दोस्तों, ये सवाल कई बार आ चुका है। वैलेंटाइन शिरोल नामक जो व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा है? भारतीय अशांति का जनक कहा है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के गुरु। ठीक है, महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, राजनीतिक गुरु थे उनके। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यानी कि हमारा जो प्रश्न था, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर एकदम सही जवाब है। ठीक है,
चलिए अब प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा वो इसको तुरंत अटेम्प्ट कर डालेंगे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? सबसे पहले तो भैया मैं आपको बता देता हूं, जो दांडी यात्रा थी वो किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1930 में हुई थी, ठीक है। और महात्मा गांधी कहां से चले थे? महात्मा गांधी चले थे साबरमती आश्रम से, और वो कहां पहुंचे थे? दांडी पहुंचे थे। ये जो दांडी यात्रा थी तो ये किस लिए आयोजित की गई थी? ठीक है, ये नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए, ठीक है, नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए ये शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है पॉइंट? तो इस सवाल का सीधा सीधा जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, यानी कि साबरमती। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये कह रहा है कि डलहौजी की व्यपगत नीति। दोस्तों व्यपगत नीति जो है, आपने इसका एक दूसरा नाम भी सुना होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ये डलहौजी ने दी थी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसका दूसरा नाम है राज्य हड़प नीति। दूसरा नाम क्या है इसका? राज्य हड़प नीति। या तीसरा नाम क्या बताऊं इसको? इसका तीसरा नाम जो है गोद प्रथा निषेध। ठीक है, इसको तीसरा नाम क्या है? गोद प्रथा निषेध। यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत को आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कह ले, राज्य हड़प नीति कह ले, या गोद प्रथा निषेध कह ले, तीनों ही एक ही बात है। तो ये नीति क्या कहती थी? पहले दोस्तों ये नीति का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है? मान लीजिए कोई राजा है, ठीक है, उसका कोई बायोलॉजिकल एयर नहीं, यानी बायोलॉजिकल सक्सेसर नहीं, यानी उसका कोई पुत्र नहीं है जो उसने पैदा किया है। ठीक है, तो क्या होता है? तो ये निर्णय लिया गया था इस नीति में कि अगर किसी राजा का कोई बायोलॉजिकल एयर या बायोलॉजिकल सक्सेसर नहीं है तो वो किसी पुत्र को गोद नहीं ले सकता है, और वो जो राज्य होगा वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया जाएगा, यानी ब्रिटिश सरकार जो है उस राज्य को हड़प लेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई राज्य हड़प नीति। अब प्रश्न क्या है कि भाई इस नीति के या इस सिद्धांत के अंतर्गत पहला कौन सा राज्य है जिसे अंग्रेज सरकार ने हड़पा था? तो भैया सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। सतारा जो था उसे 1948 में हड़प लिया था। ठीक है, इसके अलावा जैतपुर हो गया, ठीक है, संभलपुर हो गया, ठीक है, बुंदेलखंड हो गया, ठीक है, और ओडिशा हो गया। ठीक है, इन सबको हड़प लिया था 1849 में। इसके अलावा, ठीक है, मैं बात करूंगा उदयपुर की। ठीक है, उदयपुर को 1852 में हड़प लिया था। झांसी की बात करता हूं, इसे 1853 में हड़प लिया था। नागपुर की बात करता हूं, 1854 में हड़प लिया था। अवध की बात करता हूं, 1856 में हड़प लिया था। तो दोस्तों इस पूरे सिनेरियो में जो मैंने यहां पर लिखा है, सबसे पहले कौन था? सतारा, 1948 में। क्या सतारा ऑप्शन में है? जी हां साहब, ऑप्शन डी सतारा है। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा सतारा। यहां पर एक अवध की भी बात चल रही है। ठीक है, तो अवध के नवाब जो थे कौन थे? अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। ठीक है, इनको मिस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कुप्रशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह से क्या किया था? जो अंग्रेज सरकार है उन्होंने 1856 में अवध को हड़प लिया था। और ये वाला प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में प्यारे दोस्तों पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 बहुत ही प्यारा प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या है। ठीक है, अब क्या है? देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग क्या होता है। देखिए दोस्तों हमारे संविधान में दो प्रकार की सूची, दो सूचियों के बारे में बात करूंगा। ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वैसे कुल सूचियां 3 है। सबसे पहली सूची होती है संघ सूची, लेकिन यहां पर हम संघ सूची की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बात किसकी चल रही है? राज्य मानवाधिकार आयोग की बात चल रही है। ठीक है ना, तो संघ सूची के बारे में बात नहीं करेंगे। तो दो प्रकार की सूचियों के जिक्र करेंगे, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों इस सूची में जो विषय दिए गए हैं उन विषयों का यदि उल्लंघन होता है, ठीक है, उन विषयों का यदि उल्लंघन होता है तो उसके संबंध में अगर मानव, यानी इस सूची में जो विषय दिए गए हैं उनके संबंध में अगर मानव के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो किन किन बिंदुओं पर उल्लंघन किया गया है उसकी जांच कौन करता है? उसकी जांच करता है राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, अब राज्य मानवाधिकार के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है, उनकी जो नियुक्ति होती है,
ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल को उनके नामों की सिफारिश करती है कौन? एक समिति करती है, ठीक है। और उस समिति में कौन कौन होते हैं? उस समिति में उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, और उस राज्य की जो विधानसभा होती है, ठीक है, उस विधानसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है दोस्तों। तो एक समिति है जिसमें उस राज्य का मुख्यमंत्री है और उस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष है। यह समिति नामों को नॉमिनेट करती है और जिन नामों को नॉमिनेट किया जाता है उन लोगों को राज्यपाल जो है वो या तो अध्यक्ष नियुक्त करता है या फिर उसके राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करता है। तो भाई ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में राज्यपाल है। भाई राज्यपाल तो देखो नियुक्ति करता है, समिति में कौन होता है? सीएम और विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन में सीएम तो नहीं है लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जरूर है, तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा एकदम सही जवाब होता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? यहां पर एक बिंदु और बता देता हूं दोस्तों, ये जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 3 साल का या फिर 70 वर्ष की आयु का, इनमें से जो भी पहले हो। यानी अगर 70 वर्ष की आयु पहले हो जाती है तो रिटायर हो जाते हैं, और अगर 70 वर्ष की आयु पूरी नहीं होती है, 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, भाई राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? अभी बताया है राज्यपाल। लेकिन इन लोगों को इनके पद से हटाने का जो अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति को है। इन्हें हटाने का अधिकार कौन है? किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। तो फिलहाल हम प्रश्न संख्या 6 का उत्तर क्या है? हमारा ए है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 है, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है दोस्तों, तो राज्य चुनाव आयोग सबसे पहले तो मुख्य चुनाव अधिकारी जो है वो किस संस्था का अधिकारी होता है? वो जिस संस्था का अधिकारी होता है वो है राज्य चुनाव आयोग, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो क्या करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन जो संबंधित राज्य के स्थानीय निकाय हैं, ठीक है, स्थानीय निकाय में कौन कौन आता है? स्थानीय निकाय में आती है पंचायत और क्या आती है? नगर पालिका, ठीक है। इनके जो चुनाव होते हैं उनको कौन कंडक्ट कराता है? राज्य चुनाव आयोग कंडक्ट कराता है, ठीक है। क्लियर है? अब आपको मैं बता देता हूं, एक अनुच्छेद है 243(k)(1), ठीक है। जो ये अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद के द्वारा राज्य चुनाव आयोग को अधिकार दिया गया है कि जो स्थानीय निकाय हैं इनके चुनावों के संबंध में निर्वाचकों की नामावली तैयार करे, चुनावों का संचालन करे, उसका निर्देशन करे और उसका नियंत्रण करे, ठीक है। और ये जो चुनाव आयोग है इसके मुख्य चुनाव अधिकारी की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 243(k)(1) के अंतर्गत करता है, ठीक है। समझ में आ गई दोस्तों? अब इसके साथ एक और अनुच्छेद है 243(k)(2). ये अनुच्छेद क्या कहता है? ये अनुच्छेद ये कहता है कि जिस राज्य का चुनाव आयोग होगा उस राज्य के चुनाव आयोग के जो ये अधिकारी होते हैं, चुनाव अधिकारी होते हैं, इनके कार्यकाल क्या होंगे, इनकी नियुक्ति के बाद संबंध में क्या क्या प्रावधान होंगे, वो सब का निर्धारण कौन करेगा? उस राज्य की विधायिका करेगी, यानी कि उस स्टेट का लेजिस्लेचर करेगा, ठीक है। यानी कि वहां की विधानसभा, विधान परिषद वगैरह इन सब का काम होगा वो चीज फिक्स करना कि कार्यकाल क्या है या इनकी नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए ओके। अब दूसरी चीज, ये तो हो गई नियुक्ति किसने की? राज्यपाल ने। लेकिन अगर मैं इनको इनके पद से हटाने की बात करूं तो कैसे होगा? तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनको हटाने के लिए सेम वही प्रोसीजर अपनाया जाता है जो इस राज्य के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अपनाया जाता है। यानी इस राज्य के जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, उस उच्च न्यायालय के जो जज होंगे जिस तरीके से उनको हटाया जा सकता है केवल उसी तरीके से इन लोगों को हटाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हो जाता है ए, यानी कि राज्य। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अभी तो हमने बात की है राज्य चुनाव आयोग की, अब कर लेते हैं भारत के चुनाव आयोग की, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, ये प्रश्न पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन दिया जाता है या संदाय किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि जो सैलरी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलेगी वही हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती है। ये एकदम सही जवाब है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा,
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से या दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तक होता है। बिल्कुल सही, ये भी बात सही है। इनका जो कार्यकाल होता है या तो 6 साल का होता है या फिर 65 ईयर्स की जो एज है उसको अटेन करने तक होता है, इनमें से जो भी पहले हो जाए। ठीक है। तीसरा, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। नहीं भैया, ये नहीं होता, क्योंकि ये अपना जो रेजिग्नेशन देते हैं वो किसको एड्रेस करते हैं? वो भारत के राष्ट्रपति को एड्रेस करते हैं, यानी कि भारत के प्रेसिडेंट को एड्रेस किया जाता है इनका त्याग पत्र। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है। अब केवल 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 सही है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है पॉइंट? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रही है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? भाई मैं सबसे पहले बता देता हूं, सन 1956 में एक अधिनियम आया था जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, क्लियर है? इस अधिनियम की एक धारा थी, उस धारा का नाम नंबर था 118(3). तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत इसका गठन किया गया था, एमपीपीएससी का गठन किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो कहां है? इंदौर में है। ठीक है। अब ये जो हमारा एमपीपीएससी है यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसमें क्या होते हैं? इसमें एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, और एक अध्यक्ष के अलावा होते हैं 5 सदस्य। तो कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाती है? 6। तो इसका मतलब हमारा प्रश्न संख्या 9 का उत्तर सी सही है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति किसमें निहित होती है? ठीक है। अब दोस्तों देखिए, मैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करता हूं। हमारे भारतीय संविधान में भाग 5 है जो संघ से संबंधित है। इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 148। जो अनुच्छेद 148 है वो किससे संबंधित है? कैग से। यानी कैग मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो अनुच्छेद 148 किसके बारे में डील करता है? कैग के बारे में। और ये जो कैग होता है इसको छुट्टी मंजूर करनी है या नहीं करनी है, ये शक्ति किसको प्राप्त है? ये शक्ति प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर क्या हो जाता है? प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाता है बी, यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। प्रश्न संख्या 11 बात कर रही है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आधार शब्द किससे संबंधित है? सबसे पहले मैं बात करता हूं अनुच्छेद 51A की, और ये 51A दिया गया है भाग 4A में। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है दोस्तों? ये जो है जो हमारा अनुच्छेद 51A है और भाग 4A है, इसमें क्या दिए गए हैं दोस्तों? इसमें वर्णन है किसका? मूल कर्तव्यों का। मूल कर्तव्यों को किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर दिया गया था। ठीक है, और ये था 42वां संविधान संशोधन 1946। यानी जो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य है उन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1946 से जोड़ा गया था। पहले हमारे संविधान में कुल 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां इसमें मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, और आज की डेट में कुल कितने कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में है। और इस संविधान में जो फ्रेज है पालन एवं आधार, वो किसके संबंध में है? वो संविधान के संबंध में है। यानी जो भारत का नागरिक होगा उसका कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और उसके अंदर जो आदर्श दिए हैं उनका आदर सत्कार करे, उनको फॉलो करे। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर क्या हो जाता है? प्रश्न संख्या 11 का उत्तर हो जाता है संविधान।
ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अब है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 ये पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि पहला संविधान संशोधन 1951, दूसरा संविधान संशोधन 1952, तीसरा संविधान संशोधन 1954 और चौथा संविधान संशोधन 1954, इन चारों में से वो कौन सा संविधान संशोधन है, कौन सा पहला संविधान संशोधन है जिसमें अनुच्छेद 368(2) के अधीन राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन लिया गया था, यानी कि रेटिफिकेशन किया गया था स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। भाई यहां पर सबसे पहले मुझे ये बात बताने की तो जरूरत है नहीं, अनुच्छेद 368 का संबंध होता है संविधान संशोधन से, ठीक है, संविधान के संशोधन से, ठीक है, ये चीज तो शायद बताने की जरूरत नहीं, आप जानते होंगे, ठीक है। अब इस अनुच्छेद के अंतर्गत अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है तृतीय संविधान संशोधन, यानी कि 1954 में जो तीसरा संविधान संशोधन हुआ था वो भारत का पहला ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें राज्य विधानमंडलों का रेटिफिकेशन यानी कि अनुसमर्थन लिया गया था, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों किया गया था? देखिए दोस्तों, ये इसलिए किया गया था क्योंकि इस संविधान संशोधन से हुआ क्या था, जो 7वीं अनुसूची है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 7वीं अनुसूची का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से। किससे संबंध है? केंद्र राज्य संबंधों से। केंद्र राज्य संबंधों के लिए हमारे देश में 3 प्रकार की सूची है। सबसे पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो भाई ये जो समवर्ती सूची है, ठीक है, इस समवर्ती सूची में जो प्रविष्टि संख्या कहूं या विषय संख्या 33 है, उसमें संशोधन किया गया था। तो इसमें संशोधन करना था। आपको पता है समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। तो इसमें जो प्रविष्टि संख्या 33 है, यानी कि जो सब्जेक्ट नंबर 33 है, उसमें अमेंडमेंट करनी थी। तो उसके लिए अमेंडमेंट के लिए क्या किया गया था, राज्यों का रेटिफिकेशन यानी कि जो राज्य विधानमंडल है उनका अनुसमर्थन लिया गया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर आ गया, हो गया पॉइंट। अब देखिए दूसरी चीज, अब मैं बात करता हूं, ये तो हमारा ये सब सीधा सीधा बात हो गया। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर हो जाता है सी। अब हम ये जान लेते हैं पहला संविधान संशोधन क्या था। देखिए दोस्तों, पहला जो संविधान संशोधन था, ठीक है, इससे क्या हुआ था, हमारे भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और ये किससे संबंधित थी, लैंड रिफॉर्म से। किससे, लैंड रिफॉर्म से, ठीक है, यानी जो जमींदारी व्यवस्था थी उसको समाप्त किया गया था। ठीक है, दूसरे संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये संशोधन किससे संबंधित था, दूसरा संविधान संशोधन जो था वो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इससे संबंधित थी। और इसमें क्या है, आर्टिकल 81 को संशोधित किया गया था द्वितीय संविधान संशोधन से। ठीक है, अब चौथा संविधान संशोधन, देखिए चौथे संविधान संशोधन जो है, इससे आर्टिकल 31A, ठीक है, आर्टिकल 305 और 9वीं अनुसूची, इन सब में संशोधन किया गया था। ठीक है, जो चौथा संविधान संशोधन था उससे हमारे संविधान के आर्टिकल 31A, आर्टिकल 305 और भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में क्या किया गया था, परिवर्तन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार के अंतर्गत आती है। देखिए भैया, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली जो क्षेत्राधिकार है उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 मूल क्षेत्राधिकार, नंबर 3 अपीलीय क्षेत्राधिकार और नंबर 3 परामर्शी क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो दोस्तों मूल क्षेत्राधिकार जो होता है उसमें क्या है, जो केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उनके झगड़ों का निपटारण करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकारिता है उसको हम क्या कहते हैं, मूल अधिकारिता कहते हैं। अपीलीय अधिकारिता क्या है, जो निम्न न्यायालय है, वहां पर कोई व्यक्ति है, उसको निर्णय प्राप्त हुआ, न्यायालय ने कहा कि भाई तुम हार गया, जो भी है, जो भी न्यायालय ने अपना जजमेंट दिया, ठीक है, उसके अगेंस्ट, ठीक है, वो क्या कर सकता है,
सर्वोच्च न्यायालय में वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी अपील कर सकता है। तो निचले कोर्ट द्वारा दिए गए किसी निर्णय के विरुद्ध अपील को स्वीकार करना, ये सर्वोच्च न्यायालय का क्या है, अपीलीय अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों, अब परामर्शी अधिकार क्या है, आप ये कई बार पूछा गया है, अनुच्छेद 143 है हमारे संविधान में। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो किसी भी संवैधानिक मुद्दे पर, ठीक है, उस सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं और इस अधिकार को ही क्या कहते हैं, परामर्शी क्षेत्राधिकार कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है दोस्तों, तो अब प्रश्न संख्या 13 का सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाता है भैया, सीधा सीधा उत्तर आ जाता है ऑप्शन डी। यानी कि अगर केंद्र और राज्य के बीच विवाद को निपटान करना है, उसका निपटारा करना है, तो सर्वोच्च न्यायालय की इस अधिकारिता को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मूल अधिकारिता। ठीक है दोस्तों, चलिए अब प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कहती है, प्रश्न संख्या 14 कह रही है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब होता है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल ईयर है 2022, उसके लिए वास्तविक विकास दर का मतलब होता है रियल ग्रोथ रेट। ठीक है, रियल ग्रोथ रेट कितना है, जो कि आईएमएफ के प्रेडिक्शंस के आधार पर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि जो रियल ग्रोथ रेट है वो है 11.5%। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रही है, वो कह रहे हैं कि मिड डे मील योजना जो है, इस योजना के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि मिड डे मील योजना क्या है, जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में क्या होता है, जो बच्चों को जो है दोपहर का भोजन कराया जाता है, और इस योजना को ही हम कहते हैं मिड डे मील योजना। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो बिंदु आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो इसका उत्तर बता दूंगा। जो मिड डे मील योजना है वो शुरू की गई थी कब, 1995 में। ठीक है, 1995 में कौन सी तारीख थी, 15 अगस्त को। ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत क्या 15 अगस्त 1995 में हुई थी, नहीं भाई, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1925 में हुई थी, और 1925 में कहां हुई थी, मद्रास नगर निगम में। ठीक है, वो देखिए 1925 भारत आजाद नहीं हुआ था, उस समय चेन्नई तमिलनाडु नहीं थे, उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो पहली बार मिड डे मील योजना को 1925 में मद्रास नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया था, और ये उन विद्यालयों में शुरू किया गया था जिन विद्यालयों को सरकारी सहायता प्राप्त थी। ठीक है, फिर बाद में 1980 में, ठीक है, 1980 में ये क्या हुआ, तमिलनाडु में, केरल में, पांडिचेरी में, ठीक है, इन सब में, इसके अलावा गुजरात में, यानी कि 4 जगह हो गई, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और गुजरात, इन 4 जगहों पर ये लागू हो गई। और उसके बाद, ठीक है, भारत सरकार का एक कार्यक्रम था, मैं कार्यक्रम का नाम यहां लिख देता हूं। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम, इंग्लिश में बोले तो NSPE, यानी कि भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत मिड डे मील योजना का प्रारंभ किया था। ठीक है, उसके बाद सन 2001 की अगर हम बात करें तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने ये डायरेक्शन दिए थे सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं या जितने भी गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी स्कूल हैं, गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी स्कूल यानी कि जिनको सरकार की सहायता प्राप्त होती है, ठीक है, उन सभी में मिड डे मील की योजना को लागू किया जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 15 का उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी 1995। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब अगला प्रश्न जो है वो क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट सर्वाधिक किस पेटी में होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, परिप्रशांत मेखला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट। क्या बोलते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर एक बेल्ट है। ठीक है, यहां पर क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और सबसे ज्यादा ज्वालामुखीय घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो जो परिप्रशांत महासागरीय मेखला है, यहीं पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर हो जाता है बी, यानी कि परिप्रशांत महासागरीय पेटी। ओके, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की।
संयुक्त राज्य अमेरिका के मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न दूसरी परीक्षाओं में। मार्क्वेट श्रेणी का जो सीधा सीधा संबंध है वो है लौह अयस्क से, यानी कि ऑप्शन डी हमारा एकदम सही जवाब है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बस एक चीज बताना चाहूंगा, ये मार्क्वेट श्रेणी जो है ये अमेरिका में कहां स्थित है? ये मिशिगन में स्थित है। कहां स्थित है? मिशिगन काउंटी में। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर हो जाता है डी, यानी कि लौह अयस्क। चलिए प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 ये पूछ रही है कि निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? कान्हन नगर, रामगंगा नहर, शारदा सहायक नहर या इंदिरा गांधी नहर? दोस्तों इसका जो सटीक उत्तर है वो है ऑप्शन डी। देखिए इंदिरा गांधी नहर जो है इसको पहले किस नाम से जाना जाता? इसको जाना जाता था राजस्थान नहर के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान नहर के नाम से, इसका पुराना नाम है ये। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? और ये जो नहर है इसके प्रणेता कौन है, यानी इसको निर्माण करने का जो एक प्रोत्साहन था, जो प्रेरणा थी, वो किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी कंवर सेन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? कंवर सेन के द्वारा। अब इसकी उत्पत्ति कहां से होती है इस नहर की? इस नहर की उत्पत्ति होती है हरिके बैराज से। कहां से दोस्तों? हरिके बैराज से। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर, और ये जो नहर है, इस नहर ने ही जो पश्चिमी जिले हैं राजस्थान के, वहां पर कृषि संबंधी गतिविधियों को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन दिया है या उनको इंप्रूव किया है। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? भाई उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो कृषि पर निर्भर नहीं है डायरेक्टली। ठीक है, ओके। इसके अलावा नील नदी की निचली घाटी ले लीजिए, ठीक है, मिस्र में है, चीन के पूर्वी मैदान ले लीजिए या जावा द्वीप ले लीजिए, ये सभी के सभी डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका ऑप्शन हो, सही उत्तर क्या है? डी। अब प्रश्न संख्या 20। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल 121 करोड़ जनसंख्या में नगरीकरण का स्तर कितना था? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, देखिए 2001 की अगर मैं बात करूं तो 2001 में जो देश का नगरीकरण था, ठीक है, वो 27.81% था। लेकिन वहीं अगर मैं 2011 के नगरीकरण की बात करता हूं तो यह बढ़कर हो गया है 31.16%। लेकिन प्रश्न में क्या है? 31.15। तो ये उत्तर यानी कि ऑप्शन डी एकदम इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? ठीक है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी जो थी वो हुई थी 2 दिसंबर 1984 को। तो यहीं से हमारा उत्तर क्या आ जाता है? सी आ जाता है, 1984। दूसरा प्रश्न जो इसी घटना से संबंधित है, कई परीक्षाओं में अलग अलग बार पूछा जा चुका है, वो ये कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस मतलब मुक्त हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वो जो गैस मुक्त हुई थी उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। और वो कंपनी जहां से ये मुक्त हुई थी, ठीक है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था उस कंपनी का नाम? यूनियन कार्बाइड। और दोस्तों आप यकीन मानिएगा, इस घटना में 4000 लोग मरे थे और इस घटना के दुष्प्रभाव इतने हैं कि आज भी मध्य प्रदेश में, ठीक है, अपंग लोग पैदा होते हैं, यानी दिव्यांग लोग पैदा होते हैं। इतनी बुरी त्रासदी है, यानी ये जो त्रासदी थी जेनेटिकली लोगों के अंदर तक समा गई और आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कुछ ना कुछ, ठीक है, कमी रह ही जाती है दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर क्या हुआ दोस्तों? सी, 1984। चलिए अब अगला प्रश्न है, सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? देखिए दोस्तों, सर्टोली कोशिकाएं जो है वो कहां पाई जाती हैं? वृषण में पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, वृषण में पाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं, एक हार्मोन होता है FSH। क्या नाम है? FSH। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है दोस्तों, ये FSH जो है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये क्या करता है?
जो मेल्स होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनमें शुक्राणुओं के निर्माण को प्रभावित करता है, और जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, उनमें अंडाणुओं के निर्माण को प्रभावित करता है, यानी जो एग्स होते हैं उनके निर्माण को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ओके, तो सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? जो टेस्टीज होते हैं, इन टेस्टीज में एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। क्या होती हैं? सेमिनिफेरस नलिका, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उनके अंदर ये सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है सर्टोली कोशिकाओं को? कि जो शुक्राणु निर्मित हो रहे हैं, उन शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना। ठीक है, तो ये क्या करती है? शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वृषण, यानी कि टेस्टीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है? दोस्तों ये तो इतना बेसिक क्वेश्चन है कि शायद इसका उत्तर तो आपको पहले से ही पता होगा। भाई यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन बी है। अब यहां पर बता दूं कि जो यूनिसेफ है उसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय इसका ऑलरेडी न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अब इसका काम क्या है यूनिसेफ का? दोस्तों दुनिया भर में जो बच्चे हैं उनका जो मानवीय विकास है या जो विकासात्मक सहायता है उनको वो प्रदान करने का काम कौन करता है? यूनिसेफ करता है। ठीक है, पोषण वगैरह इन सब से संबंधित जो भी सहायता प्रदान करने का काम है वो किसका है? यूनिसेफ का है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 क्या करिए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, ठीक है, ये किस अंग से स्रावित होता है? भाई बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये स्रावित होता है अमाशय से। ठीक है, यानी कि स्टमक। ये किससे स्रावित होता है? स्टमक से। और ये जो HCl स्रावित होता है इसका पीएच मान होता है 1.5 से लेके 3.0 तक। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये HCl कहां से स्रावित होता है दोस्तों? अमाशय से। ठीक है, चलिए ये हमारे खाने को क्या करता है? गलाने का काम करता है। अब बात आती है प्रश्न संख्या 25 की। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? भाई सीधी सी बात है, स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, उनसे खून निकलना प्रारंभ हो जाता है, और ये रोग जो होता है ये होता है विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन ए ऑप्शन में दिया गया है, तो इससे कौन सा रोग होता है? इससे रतौंधी रोग होता है, जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। जिसको हम क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया रोग। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग, जिसको हम इंग्लिश में कहें तो हम रिकेट्स भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? रिकेट्स भी कहते हैं। ओके, तो फिलहाल तो हमारे प्रश्न में पूछा गया है स्कर्वी रोग के बारे में, और स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तो ऑप्शन डी हमारा एकदम सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 338 जो है हमारे संविधान का, वो किससे संबंधित है? भाई हम आपको एक चीज बता दें, सन 1978 में एक संस्था का गठन किया गया था। उस संस्था का नाम था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद एक संशोधन किया जाता है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 2003 में। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ? इस ये जो आयोग है इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक आयोग बना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और एक आयोग बना अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी एससीज के लिए अलग आयोग और एससीज के लिए अलग आयोग। एससीज का जो आयोग था वो था अनुच्छेद 338 के अंतर्गत, और एसटीज का जो आयोग था वो था अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत। तो भाई प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? हमारा प्रश्न पूछ रहा है 338 के बारे में। तो 338 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति आयोग। तो ऑप्शन ए एकदम हमारा सही जवाब होगा, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? तो भैया सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा आरटीआई एक्ट है, ठीक है, वो सन 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, और लागू हुआ था। ठीक है, इसे मैं आपको बता देता हूं, ये जो अधिनियम है सूचना का अधिकार अधिनियम, इसके अंतर्गत जो
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, इन दोनों को अधिकार है कि वो किसी पर जुर्माना लगाएं। और ये किस धारा के अंतर्गत है? ये धारा 20 के अंतर्गत है। तो भैया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग हो या राज्य सूचना आयोग हो, वो क्या कर सकते हैं? फाइन इंपोज कर सकते हैं, लिवी कर सकते हैं। यानी इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 28 की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 28 क्या कह रही है? प्रश्न संख्या 28 कह रही है जो हमारे देश के यानी भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है यानी कि जो कैग है, ठीक है, वो संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन किसको देते हैं? वो भैया अपना प्रतिवेदन जो है वो किसको देते हैं? वो सीधे देते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति को। क्या ऑप्शन में राष्ट्रपति कहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब इसका उत्तर ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारतीय संविधान का भाग 5 और अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ऑप्शन डी हो गया 28 नंबर क्वेश्चन का। अब प्रश्न संख्या 29 की बात कर देते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भाई सबसे पहले मैं बता देता हूं, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 315 से लेके 323 है, ठीक है, उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है राज्य लोक सेवा आयोग से। ठीक है, और इन अनुच्छेदों में किस किस का जिक्र किया गया है? इस लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बारे में, इस लोक सेवा आयोग की संरचना के बारे में, इन सदस्यों की नियुक्ति के बारे में या इन सदस्यों के निष्कासन के बारे में, इन सब का जिक्र किन अनुच्छेदों में किया गया है? 315 से लेकर 323 तक। ठीक है, अब प्रश्न लेकिन क्या है? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भाई जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा उत्तर हो जाता है ए, राज्यपाल द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय यानी कि DMEO, ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? ठीक है, यानी कि जो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। ठीक है, इसका जो गठन किया गया था वो गठन किया गया था 18 सितंबर 2015 को। कब किया गया था? 18 सितंबर 2015 को। और इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? इसका गठन किया गया था नीति आयोग के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, 18 सितंबर 2015। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 31 की। प्रश्न संख्या 31 क्या पूछ रही है दोस्तों? इसमें यह पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है। देखिए 2011 की अगर मैं जनगणना की बात करूं तो अगर मैं एमपी की पूरी बात करूं, ठीक है, तो एमपी की जो सेक्स रेशियो है यानी कि जो लिंगानुपात है वो 919 है 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग। अगर मैं 2001 की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात था वो था 931। मैं माफी चाहूंगा, मैंने उल्टा बोल दिया आपको, सॉरी। 2011 में जो लिंगानुपात है वो है 931, जबकि 2001 में कितना था एमपी का? 919 था। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसमें है। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है वो है दोस्तों बालाघाट में, और बालाघाट का जो लिंगानुपात है वो है 1021। ठीक है, यानी कि 1000 पुरुषों पर यहां पर कितनी महिलाएं हैं? 1021 महिलाएं हैं। और सबसे कम जो है वो है भिंड में। भिंड में क्या है लिंगानुपात? भिंड में लिंगानुपात है 837, यानी कि यहां पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 837 महिलाएं हैं। अगर मैं छिंदवाड़ा की बात करता हूं, छिंदवाड़ा का जो लिंगानुपात है वो है 964। ठीक है, ओके दोस्तों, 964। अगर मैं डिंडोरी की बात करता हूं, डिंडोरी, ठीक है, डिंडोरी का जो लिंगानुपात है वो है 1002। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? चलिए, वेरी गुड। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 31 का उत्तर क्या हो जाता है? सी, यानी भिंड का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं।
भाई मध्य प्रदेश में कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, ये 11 कृषि जलवायु क्षेत्र कौन से हैं? सबसे पहला है मालवा का पठार, ठीक है, दूसरा है विंध्य का पठार, तीसरा है मध्य नर्मदा घाटी, चौथा है सतपुड़ा का पठार, ठीक है, पांचवा है झाबुआ पहाड़ी, ठीक है, छठा है गिरिड क्षेत्र, सातवां है किमोर का पठार, आठवां है बुंदेलखंड क्षेत्र, नौवां है निमाड़ घाटी, 10वां है छत्तीसगढ़ की उत्तरी पहाड़ियां और 11वां है छत्तीसगढ़ के मैदान। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये 11 कृषि जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। तो हमारे 32वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कुल 11। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। भाई क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है जो बीएचईएल है, जो संस्थान है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसे महारत्न का दर्जा कब मिला था? ठीक है, ओके दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बीएचईएल की ही बात कर लेता हूं। ठीक है, बीएचईएल जो है इसका संबंध भारी उद्योग से है। ठीक है, किससे संबंध है? भारी उद्योग से। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1956 में की गई थी। ठीक है, और इसको सन 2013 में, कब? सन 2013 में क्या दिया गया था? महारत्न का दर्जा दिया गया था। तो यहां पर ऑप्शन सी एकदम सही जवाब है। अब दोस्तों सवाल यह आता है कि ये महारत्न क्या है? ये महारत्न क्या है? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी संस्था, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसका पिछले 3 वर्षों में 5000 करोड़, कितना बोला दोस्तों मैंने? 5000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध औसत लाभ हो, उसको हम कौन सा दर्जा देते हैं? महारत्न का जो उद्यम का दर्जा उसको दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कितना? 5000 करोड़ से अधिक का अगर पिछले 3 वर्ष में उसका क्या कहते हैं? लाभ, शुद्ध औसत वार्षिक लाभ हो। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यानी कि प्रश्न संख्या 33 का उत्तर हो जाता है सी। अब नेक्स्ट है इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में? भाई सीधी सी बात है, सीधा सीधा उत्तर है, ये अमरकंटक में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2007 में। ठीक है, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के द्वारा। यानी कि ये जो इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय, ठीक है, इसी से संबंधित अधिनियम था 2007 में, और उसके द्वारा इस विश्वविद्यालय का गठन किया गया था अमरकंटक में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न ये है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है उसका एक कॉपर प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश के किसी एक शहर में चल रहा है। ठीक है, और उस शहर को हम कॉपर सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इन ऑप्शंस में से वो शहर कौन सा है? तो भाई क्वेश्चन नंबर 33 का सीधा सीधा उत्तर हो जाता है मलजखंड। दोस्तों मलजखंड को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहां पर किसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय कहां है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय है कोलकाता में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 9 नवंबर 1967 को, यानी कि नवंबर 9, 1967 को। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 33 का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। वर्चुअल कीबोर्ड डैश से कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी किस चीज से सुरक्षा प्रदान करता है? दोस्तों आपने कभी भी नेट बैंकिंग वगैरह का इस्तेमाल किया होगा, तो या तो आप अपने कीबोर्ड से अपना पासवर्ड वगैरह टाइप कर सकते हैं, या वहां पर वर्चुअल कीबोर्ड का भी ऑप्शन होता है। तो वर्चुअल कीबोर्ड क्या करता है? हमें क्या प्रोटेक्ट करता है हमारा? देखिए वर्चुअल कीबोर्ड जो है वो हमारे पासवर्ड को प्रोटेक्ट होने से बचाता है, वो किसी भी ट्रोजन प्रोग्राम से, ठीक है, मालवेयर से हमें प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ वो हमें किसी भी स्पाईवेयर से भी प्रोटेक्ट करता है। यानी कि वो कुल मिलाकर इन सभी तीनों से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है? उपरोक्त सभी। यानी कि कोई भी वर्चुअल कीबोर्ड जो है वो हमें पासवर्ड थेफ्ट से, ट्रोजन प्रोग्राम से और स्पाईवेयर
इन तीनों से ही हमें सुरक्षा प्रदान कराता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है पॉइंट? चलिए अब प्रश्न संख्या 37 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 37 से पूछ रही है, एक ईमेल है जो लगता तो ऐसा है कि किसी एक स्रोत से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो किसी दूसरे स्रोत से भेजा जाता है। तो ऐसे ईमेल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऐसे ईमेल को बोलते हैं स्पूफिंग। तो स्पूफिंग क्या है? स्पूफिंग का मतलब है किसी एक ऐसी ईमेल से जो लगती तो है किसी एक स्रोत से उत्पन्न होते हुए, लेकिन भेजी किसी दूसरे स्रोत से जाती है। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब ये फिशिंग क्या है? ठीक है, एक्चुअल में फिशिंग जो है, फिशिंग एक प्रकार का साइबर अटैक है जो वास्तव में लगता तो ऐसा है कि जो ओरिजिनल वेबसाइट से जनरेट हो रहा है, लेकिन वास्तव में ओरिजिनल वेबसाइट से जनरेट नहीं होता है, और ये हमारी जो बैंक जानकारी है, हमारे पासवर्ड्स हैं और क्रेडिट कार्ड नंबर है, इन सबको चोरी कर लेता है, जिससे हमें नुकसान होने की संभावना होती है। ठीक है, समझ में आई दोस्तों? अब ये स्पैमिंग क्या है? स्पैमिंग क्या है दोस्तों? जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो विज्ञापन करती हैं, वो विज्ञापन के उद्देश्य से मतलब बहुत बड़ी संख्या में अपने मेल्स को भेजती हैं। वो जो मेल्स होती हैं, ठीक है, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पैमिंग बोलते हैं। और इस तरीके के जो मेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, टाटा मोटर्स, ये सब जो मेल्स भेजते हैं, ये सारे के सारे कहां जाते हैं? हमारे स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये स्पैमिंग वही होती है। ठीक है, ओके। स्निफिंग क्या होती है? स्निफिंग का मतलब होता है जब इंटरनेट पे कोई दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो इन लोगों की कन्वर्सेशन को सुनना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्निफिंग कहते हैं। ठीक है, तो स्निफिंग को हिंदी में बोलते हैं सूंघना। ठीक है, तो एक तरीके से हम किसी दूसरे की बातों को हम सुन रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड स्निफिंग। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न। तो यहां पर हमारा उत्तर दोस्तों बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है कि एक नेटवर्क एनवायरमेंट में, यानी एक नेटवर्क वातावरण में कौन सर्वर नहीं है? देखिए, अगर मैं सर्वर की बात करता हूं तो सर्वर कई प्रकार के होते हैं। वेब सर्वर, ठीक है, इसके अलावा फाइल सर्वर, इसके अलावा अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है, इसके अलावा डेटाबेस सर्वर, इसके अलावा ईमेल सर्वर, इसके अलावा एफटीपी सर्वर, इसके अलावा प्रॉक्सी सर्वर, इसके अलावा टेलनेट सर्वर, इसके अलावा लिस्ट सर्वर, और इसके अलावा आईआरसी सर्वर और नेटवर्क सर्वर। तो दोस्तों फाइल सर्वर भी होता है, ठीक है, इसके अलावा अनुप्रयोग सर्वर भी होता है, नेटवर्क सर्वर भी होता है। तो कौन सा नहीं होता? केवल बी। तो 38 का ऑप्शन बी सही है, यानी कि नेटवर्क वातावरण में प्रिंट एक सर्वर नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। एक सामान्य नेटवर्क में टोपोलॉजी नहीं है। देखिए टोपोलॉजी होती क्या है? टोपोलॉजी होता है किसी नेटवर्क का क्या आकार है, ठीक है, उसका शेप क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी होती है, मेश, ठीक है, इसके अलावा स्टार टोपोलॉजी होती है, इसके अलावा रिंग टोपोलॉजी होती है, और इसके अलावा बस टोपोलॉजी होती है। तो अब देख लीजिए, बस भी है, स्टार भी है, रिंग भी है, केवल कौन सा नहीं है? ग्रिड नहीं है। तो यानी कि ग्रिड एक सामान्य टोपोलॉजी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। सच्चा न्यायोचित विश्वास, यानी कि एक सच्चा जो विश्वास होता है उसे अक्सर हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम अक्सर कहते हैं ज्ञान। ज्ञान यानी कि नॉलेज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए तो 40 का ऑप्शन सी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 ये कह रहा है कि किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, रायसेन जो जिला है वहां पर बैगा विकास अभिकरण नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? देखिए मैं आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं जिनका नाम है मंडला, शहडोल, बालाघाट। ठीक है, ये जो 3 जिले हैं
यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है बैगा जनजाति, और इस बैगा जनजाति के विकास के लिए इन तीनों जिलों में बैगा विकास अभिकरण स्थापित किए गए हैं। रायसेन में बैगा जनजाति है नहीं, तो इसलिए वहां पर ये अभिकरण नहीं है। दूसरा, मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर बैगा जनजाति की बात करता हूं तो बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश में है, बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में है, बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में है और बैगा जनजाति झारखंड में है, यानी कि इन 4 राज्यों में बैगा जनजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बट फिलहाल चूंकि हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जिलों की, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है, तो हमारा उत्तर सी एकदम सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि मध्य प्रदेश निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? तो भाई जो नाना साहब पेंडसे हैं, ठीक है, नाना साहब पेंडसे वो मध्य प्रदेश के चित्रकार नहीं है। नारायण श्रीधर बेंद्रे चित्रकार हैं, विष्णु छिंचालकर चित्रकार हैं, अमृतलाल बेगड़ चित्रकार हैं, लेकिन पेंडसे जी का संबंध संगीत से है, इनका संबंध चित्रों से नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये मध्य प्रदेश के चित्रकार नहीं है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे पूछ रहा है कि किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो मानधाता है, ठीक है, इसे पुराने समय में शिवपुरी या महिष्मती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? शिवपुरी या महिष्मती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और यहीं पर ही कौन सा तीर्थ स्थल है? यहीं पर ही तीर्थ स्थल है ओंकारेश्वर। ठीक है, तो इस डिस्कशन से क्या पता चला कि किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? तो भैया ओंकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? मानधाता। तो क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछ रहा है? 44 पूछ रहा है कि तुर्रा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? भैया तुर्रा कलंगी जो लोकनाट्य है वो निमाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। इसमें क्या होता है? इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप को हम कहते हैं कलगी और दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं तुर्रा। ठीक है, और ये दोनों क्या है? इनमें गायक भी, इन दोनों ही दलों में गायक यानी सिंगर्स भी होते हैं, गीतकार भी होते हैं, लिरिसिस्ट भी होते हैं और उनके साथ ही कलाकार भी होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? श्री गणेश की वंदना करते हैं, मां सरस्वती की वंदना करते हैं और अपने अपने इष्ट देवों को मतलब प्रसन्न करते हैं, और उसके बाद दोनों के बीच एक कंपटीशन शुरू हो जाता है और उस कंपटीशन में देखा जाता है कि बेस्ट किसने गाना गाया है, किसने बेस्ट सिंगिंग की है। ठीक है, तो तुर्रा कलंगी जो है ये लोकनाट्य कहां का है? ये निमाड़ क्षेत्र का है। ओके दोस्तों, चलिए तो हमारा ऑप्शन बी यहां पर एकदम सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 45। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? दोस्तों सोहगरा अभिलेख जो है उसे विश्व के प्रथम विज्ञापन के रूप में जाना जाता है, और ये जो अभिलेख है वे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नाम का जो शहर है, ठीक है, इसके पास एक जगह है जिसका नाम है सोहगोरा। ठीक है, ये वहां से पाया गया है। ठीक है, और इस अभिलेख को ही विश्व का प्रथम विज्ञापन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें एक मिलान दिया गया है, ठीक है, जिसमें एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग है और दूसरी तरफ वो कहां से गुजरते हैं ये दिए गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो है वो जबलपुर से गुजरता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 खजुराहो से गुजरता है, 46 भोपाल से गुजरता है और 44 सागर से गुजरता है। तो यानी कि 4, 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन सी हमारा एकदम सही जवाब है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी एकदम सही जवाब है, यानी कि जो 4, 1, 2, 3 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जबलपुर से, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 खजुराहो से, राष्ट्रीय राजमार्ग 46 भोपाल से और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सागर से गुजरता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है मध्य प्रदेश का? भाई देखो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक है भोपाल, एक है इंदौर। तो खजुराहो और ग्वालियर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन सी एकदम हमारा सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है पॉइंट? ओके, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं,
एक चीज और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि खजुराहो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की श्रेणी में जा रहा है, ठीक है, उसकी श्रेणी में है। तो ये भी है कि यहाँ पर ऑप्शन, अगर मैं बताऊं, ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, केवल 4 वाला भी, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम कुछ लोग इसको मान रहे हैं कि ऑप्शन ए भी सही है, यानी कि केवल 4, यानी कि भोपाल, इंदौर और खजुराहो तीनों ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए ओके, अब क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 ही पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है। भाई सीधी सी बात है, जो वीर सिंहपुर उमरिया है, यहाँ पर ताप विद्युत ग्रह नहीं है। इसके अलावा बैतूल जिले में सारणी है, वहां पर भी है, अमरकंटक में भी है, और दोंगालिया, मुंडी, खरगोन में भी ताप विद्युत केंद्र स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछ रहा है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है दोस्तों। बारगी परियोजना जबलपुर में है, बिल्कुल सही है। तवा परियोजना होशंगाबाद में, बिल्कुल सही है। मटियारी बांध परियोजना मांडला में स्थित है, लेकिन बारना घाटी परियोजना, ये वाला मेल एकदम गलत है, यानी कि ये उज्जैन में स्थित नहीं है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन डी एकदम सही जवाब होगा कि विकल्प डी सुमेलित नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 50 की। प्रश्न संख्या 50 कह रही है कि 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है उसको बताइए। पहला कथन है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। भाई बिल्कुल सही जवाब है, वहां पर सूती मिलें हैं, वो स्थापित की गई हैं। कथन 2 क्या है, मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, यानी उससे ढका हुआ है, ये भी बिल्कुल सही जवाब कहूंगा, सॉरी, बिल्कुल सही कथन है। देखिए जो काली मिट्टी होती है वो कपास की फसल के लिए बहुत फायदेमंद होती है, यानी काली मिट्टी में कपास की फसल अच्छे से होती है। तो इसका मतलब कपास, काली मिट्टी है तो कपास उगेगी, और कपास उगेगी तो सूती मिल वहीं उगेगी, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से पास में ही उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। तो यानी कि प्रश्न संख्या 50 का उत्तर, ठीक है दोस्तों, क्या है, डी एकदम सही जवाब है, ठीक है। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए क्या है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा है। तो यानी ये जो 4 लोग दिए हैं, एच.वी. पाटस्कर, निरंजन नाथ वांचू, सत्यनारायण सिन्हा और के.सी. रेड्डी, ये चारों ही क्या थे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, ये जो निरंजन नाथ वांचू साहब हैं और जो सत्यनारायण सिन्हा साहब हैं, ये दोनों क्या थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे, ठीक है। जबकि एच.वी. पाटस्कर साहब और के.सी. रेड्डी साहब, ये दोनों ही क्या थे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी थे और साथ ही साथ संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं एच.वी. पाटस्कर साहब की बात करूं तो ये 1957 से लेकर 1965 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और ये मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल थे। अगर मैं निरंजन नाथ वांचू साहब की बात करता हूं तो ये 1977 से लेकर 1978 तक मध्य प्रदेश के 5वें राज्यपाल थे। अगर मैं सत्यनारायण सिन्हा साहब की बात करता हूं तो ये 1971 से लेकर 1977 तक मध्य प्रदेश के 4थे राज्यपाल थे। और अगर मैं के.सी. रेड्डी जी की बात करता हूं तो ये 1965 से लेकर 1966 तक मध्य प्रदेश के 3रे राज्यपाल थे, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल हमारे पास हमारा उत्तर है और वो है ऑप्शन बी, यानी कि निरंजन नाथ वांचू और सत्यनारायण सिन्हा मध्य प्रदेश के वो राज्यपाल थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अपने प्रश्न संख्या 52 की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं, यानी वो मुख्यमंत्री थे लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान विधानसभा में सदन के नेता नहीं थे। तो इसका उत्तर है गोविंद नारायण सिंह, ठीक है दोस्तों। यानी गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं थे। देखिए अगर मैं बात करता हूं प्रकाश चंद्र सेठी जी की, तो प्रकाश चंद्र सेठी जी 1972 से लेकर 1975 तक मध्य प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। गोविंद नारायण सिंह जी की अगर मैं बात करता हूं तो उन्होंने 1967 से लेकर 1969 तक मध्य प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। बाबूलाल गौर जी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 2004 से लेकर 2005 तक
मध्य प्रदेश के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। और कैलाश चंद्र जोशी जी की बात करता हूं तो 1977 से 1978 तक इन्होंने मध्य प्रदेश के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। बट इन सभी में हमारे पास जो उत्तर है वो है गोविंद नारायण सिंह जी, जो मुख्यमंत्री तो थे लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं थे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 ये कहता है कि ये जो 4 नाम दिए गए हैं इनमें से कौन वो व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी था, विधानसभा अध्यक्ष भी था और विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहा था। ठीक है, ओके, तो हमें दोस्तों इसका उत्तर है काशी प्रसाद पांडे जी। क्या है? काशी प्रसाद पांडे जी। ये वो व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी थे, अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं ये चारों लोग किस किस काल में विधानसभा के अध्यक्ष रहे। रामकिशोर शुक्ला जी की अगर मैं बात करता हूं तो वो 1984 से लेकर 1985 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के 7वें अध्यक्ष थे। कुंजीलाल दुबे जी की अगर मैं बात करता हूं तो वो 1956 से लेकर 1967 तक पहले, दूसरे और तीसरे स्पीकर के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया हुआ था। काशी प्रसाद पांडे जी की अगर मैं बात करता हूं तो उन्होंने 1967 से लेकर 1972 तक चौथे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। और अगर तेजलाल टेम्भरे के बारे में मैं बात करता हूं तो उन्होंने 1972 से लेकर 1977 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के 5वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई है? चलिए, तो हमारा ऑप्शन सी एकदम सही जवाब है। अब ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, ये मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत के संबंध में है। देखिए, मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में यदि सरपंच और उप सरपंच दोनों ही अनुपस्थित होते हैं तो उस ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा निर्वाचित संबंधित जो ग्राम पंचायत होती है उसका पंच जो है वो क्या करता है? बैठक की अध्यक्षता करता है। तो यानी कि इसका ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, चलिए तो दोस्तों प्रश्न संख्या 55 क्या कहती है? मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? यानी जो 3 समितियां दी हैं हमें बतानी है कि मध्य प्रदेश जिला पंचायत की स्थायी समिति कौन सी है। तो दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की 3 स्थायी समितियां होती हैं जिनमें सामान्य प्रशासन समिति भी आती है, कृषि समिति भी आती है और शिक्षा समिति भी आती है। यानी कि तीनों ही क्या है? तीनों ही मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की स्टैंडिंग कमिटीज यानी कि स्थायी समितियां हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 56 की बात आती है। प्रश्न संख्या 56 कहती है मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? कई परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों। मुद्रा राक्षस के रचयिता है विशाख दत्त, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब है। यहां पर हेमचंद्र के बारे में भी जानना उचित होगा क्योंकि ये प्रश्न उनके बारे में प्रश्न आ चुका है। इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की है अगर मैं कहूं तो दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा, परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, ये नाम आपने सुना होगा। और इसका दूसरा नाम क्या है? स्थवीरवली चरित्र। इसका दूसरा नाम क्या है? स्थवीरवली चरित्र। ठीक है, इसी पुस्तक का नाम है। तो इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? हेमचंद्र के द्वारा। और विशाख दत्त ने किसकी रचना की है? मुद्रा राक्षस की रचना की है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विशाख दत्त। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? यानी कि सिंधु सभ्यता के जो स्थल है, जो साइट्स हैं उनका जब एक्सकेवेशन किया गया, उनका खनन किया गया, तो जो मुहर मिली उनमें कौन सा वृक्ष की आकृति बनी हुई थी? दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं तो जो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है वहां से कुल लगभग कहूं तो 2500 मोहरें यानी 2500 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये जो मोहरें थी या तो ये आयताकार थी, ठीक है, या फिर ये वर्गाकार थी। ठीक है दोस्तों, इनमें क्या है? पशु के चित्र भी मिलते थे और वृक्ष के जो चित्र मिलते थे। ठीक है, वृक्ष के चित्र में ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें पीपल का वृक्ष, इसका चित्र इसमें दिखाई देता था। ठीक है दोस्तों, और एक प्रश्न और महत्वपूर्ण, जो मोहरें थी ये जिस चीज की बनी थी उसका नाम था स्टेटाइट, यानी कि जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सेल खड़ी। ठीक है, तो ये मोहरें किस पदार्थ से बनी हुई थी?
ये सेलखड़ी की बनी हुई होती थी दोस्तों। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए, तो हमारा 57 जो क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी यानी कि पीपल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पूछ रहा है कि किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी। देखिए यहां पर ये जो शब्द है ग्राम स्वायत्तता, ठीक है, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विलेज ऑटोनॉमी। क्या बोलते हैं दोस्तों? विलेज ऑटोनॉमी। ठीक है, और विलेज ऑटोनॉमी का दूसरा नाम जो आज की लोकल लैंग्वेज से मैं कहूं, इसको बोल सकते हैं स्थानीय स्वशासन। क्या बोल सकते हैं? स्थानीय स्वशासन, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, और दोस्तों आप जानते ही हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आज की डेट में एग्जिस्ट करती है। हमारे देश में जो पंचायतें हैं और नगर पालिकाएं हैं वो स्थानीय स्वशासन का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि प्राचीन काल में ये वाली प्रणाली जो है जिसे हम ग्राम स्वायत्तता या स्थानीय स्वशासन कहते हैं वो किसके साम्राज्य में दिखाई देती थी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं जो चोल साम्राज्य था इन लोगों के शासन में ये प्रणाली दिखाई देती थी। यदि मैं चोलों की बात करूं दोस्तों तो सबसे पहले तो मैं बोल देता हूं ये जो चोल थे इनकी राजधानी थी तंजौर। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी दोस्तों? तंजौर। इन लोगों का जो राज चिन्ह था वो था शेर। ठीक है, और अगर मैं इन लोगों के प्रशासन की बात करता हूं, ठीक है, तो इन्होंने अपने प्रशासन को 3 भागों में विभाजित किया हुआ था दोस्तों। ठीक है, और ये जो 3 भाग थे इसमें सबसे पहला प्रशासन का था केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, दूसरा था प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, और तीसरा था स्थानीय प्रशासन। और आप देख रहे हैं मैं शायद स्थानीय प्रशासन की ही बात कर रहा हूं। तो दोस्तों चोल साम्राज्य की जो प्रशासन प्रणाली थी उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ग्राम स्वायत्तता। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन बी एकदम सही जवाब यहां पर हो जाता है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। ये क्या पूछ रहा है? इसमें पूछा गया है एलोरा और एलिफेंटा के जो स्थल हैं वो किस काल से संबंधित है। आपको पता होगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद नामक स्थान पर, ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, वहीं एलिफेंटा भी हैं, गुफाएं हैं। तो ये किस काल से संबंधित यानी किस साम्राज्य के काल से संबंधित है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं ये जो गुफाएं हैं ये चालुक्य साम्राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? चालुक्य साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, ओके। इनमें वैसे मैं आपको बताऊं कई जो मैं बात करूं तो कई साम्राज्यों का योगदान रहा। जैसे कि मैं अगर अजंता गुफा की बात करता हूं, ठीक है, अजंता गुफा की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा अजंता गुफाओं को जो है राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। किन्होंने बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। ठीक है, और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो अजंता गुफाएं हैं ये बुद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। किससे? महायान शाखा से। आपको ये बताने की जरूरत ना हो कि जो बौद्ध धर्म है उसकी 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। ठीक है, तो अजंता गुफाएं महायान शाखा से संबंधित थी। ओके दोस्तों, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं जरा एलोरा गुफाओं की। ठीक है, अगर एलोरा की गुफाओं की बात करता हूं तो इन गुफाओं को बनाने में कई लोगों का योगदान रहा। देखिए गुप्त वंश ने भी योगदान किया था, वाकाटक जो वंश था उन्होंने भी योगदान किया था। ठीक है, चालुक्य जो थे उन्होंने भी योगदान किया था। ठीक है, और ये जो गुफाएं हैं ये सवाल भी कई बार आ चुका है दोस्तों, ये गुफाएं हिंदू धर्म से भी संबंधित है, बौद्ध धर्म से भी संबंधित है और जैन धर्म से भी संबंधित है। बट यहां पर बात किसकी गई है? एलोरा और एलिफेंटा। तो एलोरा और एलिफेंटा के लिए सही प्रश्न उत्तर क्या होगा? चालुक्य। ठीक है, तो एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो किस काल की है? चालुक्य काल की है। ओके, तो हमारा ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है दोस्तों यहां पर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था। ठीक है दोस्तों, आपको शायद बताने की जरूरत नहीं होगी, महमूद गजनवी, ठीक है, जो है उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, यहां से उनका उद्देश्य जो था वो लूटना था। उनका उद्देश्य क्या था? लूटना। ठीक है, और आपको मैं बता दूं महमूद गजनवी को बुत शिकन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बुत शिकन। बुत शिकन को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेकर ऑफ आइडल्स। ब्रेकर ऑफ आइडल्स। ये क्या करते थे? जो भारत में जो मंदिर हुआ करते थे उनको तोड़ देते थे और वहां से उनको लूट लेते थे और फिर उनके टुकड़ों को जो अपने साम्राज्य है वहां पर मस्जिदों में लगाते थे ताकि लोग चलते हुए उनके टुकड़ों पर पैर रख के चले। ठीक है, बेसिकली इनका काम लूटना था हमारे देश को। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि जो महमूद गजनवी है, ठीक है, उसका सामना किस चंदेल राजा ने किया था? देखो मैं आपको बता देता हूं,
जो महमूद गजनवी है उसने 1018 ईस्वी में, ठीक है, कन्नौज पर आक्रमण किया था। उसने 1019 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया था, ठीक है। उसने 1022 ईस्वी में फिर से आक्रमण किया, ठीक है। ओके, बात समझिए। और इस दौरान, ठीक है, जो शासक था जिसने इनका सामना किया था, उस शासक का नाम था विद्याधर, और वो किस साम्राज्य से संबंधित थे? चंदेल। तो क्या विद्याधर ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन सी विद्याधर जो है वो हमारे ऑप्शंस में है, तो जो विकल्प सी है वो एकदम सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। अटल प्रगति पथ किससे संबंधित है? मंदसौर नीमच क्षेत्र से, धार झाबुआ क्षेत्र से, मंडला जबलपुर क्षेत्र से, या ग्वालियर चंबल क्षेत्र से? दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जो अटल प्रगति क्षेत्र है, जो पथ है, इसका संबंध सीधा सीधा ग्वालियर चंबल क्षेत्र से है, ठीक है। अब ये जो अटल प्रगति पथ है, ये किस योजना से संबंधित है? ये भारतमाला परियोजना से संबंधित है, ठीक है। ये भारतमाला परियोजना से संबंधित है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या होगा? कुल 313 किलोमीटर की 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी, या दूसरे शब्दों में कहूं तो एक्सप्रेस वे, ठीक है। या क्या बनाया जाएगा? एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, ठीक है। और ये किन राज्यों से गुजरेगा? ये राजस्थान से गुजरेगा, ठीक है। और ये साथ में उत्तर प्रदेश से जुड़ेगा, साथ में ये मध्य प्रदेश से भी जुड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो योजना है, ये दिल्ली को वडोदरा और आगरा, ठीक है, इन एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो अटल प्रगति पथ किससे संबंधित है? ग्वालियर चंबल क्षेत्र से संबंधित है। ओके दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन डी यहां पर एकदम सही जवाब है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा क्या कहता है? दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो यह प्रश्न पूछ रहा है कि 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण परियोजना यानी कि सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये जो 600 मेगावाट की क्षमता वाली जो प्रोजेक्ट है, जिसको हम सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट कहते हैं, ये ओंकारेश्वर नामक जो क्षेत्र है वहां पर प्रस्तावित है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इसकी कुल कीमत जो रहेगी, यानी जितनी लागत है इसकी, वो है 585 करोड़ रुपए, ठीक है दोस्तों। इस लागत से ये बनाया जाएगा, और जो पहला वर्ष होगा इसके निर्माण का, यानी इसके एक्टिविटी का, उसके पहले वर्ष में ये 219 मिलियन यूनिट का उत्पादन करेगी, और कुल 25 वर्षों में, ठीक है, कुल 25 वर्षों में 5158 मिलियन यूनिट का ये उत्पादन करेगी। और ये जो प्रोजेक्ट है, इसका संचालन कौन कर रहा है दोस्तों? इसका संचालन कर रहा है SJVN लिमिटेड। SJVN लिमिटेड का मतलब है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ओके दोस्तों, तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? दोस्तों सीधा जवाब है, निशानेबाजी से है, शूटिंग से है वो, ठीक है। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? दोस्तों वो हॉकी से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 63। कटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? दोस्तों 2022 में हंगरी में चुनाव कराए गए थे, और हंगरी में कटलिन नोवाक ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, और इस प्रकार वो इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा एकदम सही जवाब होगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? सारगैसो सागर कहां स्थित है? दोस्तों सारगैसो सागर जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। और ये असल में स्थित कहां है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच, और 35 डिग्री वेस्ट से लेकर 75 डिग्री वेस्ट देशांतरों के बीच ये क्या कहते हैं? सारगासो सागर स्थित है। और दूसरी चीज मैं बता देता हूं, ये एक शांत क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है? एक शांत क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में 2 धाराएं मिलती हैं। एक तो मिलती है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है दोस्तों, और दूसरी कौन सी है? दूसरी मिलती है कनारी धारा, ठीक है। इन 2 धाराओं के मिलने से यहाँ पर एक शांत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। अब इसको ये नाम जो दिया गया है सारगैसो सागर, ये क्यों दिया गया है? एक्चुअली ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक घास मिलती है जिसका नाम है सारगैसम। क्या नाम है दोस्तों? सारगैसम घास।
और इसी घास के वजह से इसको नाम दे दिया गया है सारगैसो सागर। ओके दोस्तों, बात समझ में आ रही है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस जल मार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? देखिए इन चारों में से जो सर्वाधिक महत्व है वो है स्वेज नहर का। ठीक है दोस्तों, स्वेज नहर जो है असल में ये कहां स्थित है? ये अफ्रीका जो महाद्वीप है हमारा, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है मिस्र। ठीक है, वहां पर ये स्थित है। ठीक है, और ये दो सागरों को जोड़ती है, जिनमें एक है लाल सागर और दूसरा है दोस्तों भूमध्य सागर। तो इन दोनों सागरों को ये नहर जोड़ती है। ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों? और आज की डेट में भी जो स्वेज नहर है इस पर किसका अधिकार है? मिस्र का ही अधिकार है। ओके दोस्तों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही जवाब है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। क्वेश्चन नंबर 68 में ये पूछा गया है कि कौन वलित पर्वत नहीं है, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों देखिए, हमारी धरती की जो प्लेट होती है, ठीक है, जब प्लेट होती हैं, जब वो एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं यानी चलती हैं, तो जो बीच का जो भाग है वो कुछ इस तरीके से उठ जाता है। और प्लेटों के एक दूसरे की तरफ आने से जब भाग बीच का ऊपर उठ जाता है तो उससे किसका निर्माण होता है? वलित पर्वतों का निर्माण होता है। और आपको मैं बता दूं, रॉकी भी एक वलित पर्वत है, हिमालय भी एक वलित पर्वत है और आल्प्स भी एक वलित पर्वत है। केवल कौन वलित पर्वत नहीं है? सियरा नेवादा एक वलित पर्वत नहीं है। और ये जो सियरा नेवादा पर्वत है, ठीक है, आपको मैं बता देता हूं, ये एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। भ्रंशोत्थ पर्वत को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन। ये क्या होता है? जब कोई भ्रंश होता है, कोई दरार आती है धरती में, तो एक भाग जब बीच में से ऊपर उठ जाता है, दो भाग नीचे उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो इससे किसका निर्माण होता है? भ्रंशोत्थ पर्वत का। और सियरा नेवादा जो है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी तट पर स्थित है। ओके, तो हमारा ऑप्शन एकदम सही जवाब है, यानी कि सियरा नेवादा एक वलित पर्वत नहीं है। चलिए अगला सवाल यह है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों को विभक्त करती है? बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, जाहिर सी बात है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। और इसका जो निर्धारण किया गया था वो 25 मार्च 1914 को किया गया था। पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और उसका निर्माण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों सवाल बहुत ही मतलब ये वाला सवाल बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ट्रक कृषि किससे संबंधित है? ट्रक कृषि को हम बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? हम ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों ट्रक फार्मिंग जो है सीधे सीधे साग सब्जी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। ठीक है, और ये केवल उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहां किसान, ठीक है, साग सब्जी के उत्पादन में विशेषज्ञता रखते हैं। यानी कि जिन क्षेत्रों में किसान केवल साग सब्जी उगाते हैं वहां पर क्या है? ट्रक फार्मिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हमारा ए है। अब क्वेश्चन नंबर 71, ये क्या पूछ रहा है? ये हमें दो सूची दी गई है, हमें इनका मिलान करना है और हमें बताना है कि कौन सी सहायक नदी किस नदी की है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, बेतवा यमुना की है, ठीक है, क्षिप्रा जो है वो चंबल की है, वैनगंगा गोदावरी की है और तवा जो है वो दोस्तों किसकी है? नर्मदा की। तो यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो यानी कि 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3, यानी कि ऑप्शन बी हमारा एकदम सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 71 हमारा बहुत ही आसान सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 72 को देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 72 ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है। बिल्कुल सही है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है, ट्रू है एकदम। ठीक है। नंबर 2, ग्वालियर गर्म ग्रीष्म काल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का उदाहरण है। ये भी एकदम सही है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है। ये भी एकदम सही है। ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट है
मध्य प्रदेश की ऐसी स्थिति है कि जो अरब सागर से मानसून आता है, बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है, दोनों ही यहां पर वर्षा करते हैं, ठीक है ना। और ऑप्शन डी, राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, नहीं, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग पूरी की पूरी वर्षा ही वो सारी दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है, ठीक है, तो केवल 50% नहीं, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा कथन गलत था हमारा? ऑप्शन डी गलत था, ठीक है, तो उत्तर हमारा डी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर कूच करते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से गुजरती है ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। रतलाम, ठीक है, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल, ठीक है। इन क्षेत्रों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो विदिशा गुजरती है, भोपाल गुजरती है, ठीक है, उज्जैन गुजरती है, तो किससे नहीं गुजरती है दोस्तों? ठीक है, ध्यान रखिएगा कि किससे नहीं गुजरती, इंदौर से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन डी 73 का हमारा एकदम सही जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो 74वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है? दोस्तों सीधी सी बात है, पुराने समय में जो मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो उस समय के जो जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं वो जमीन में धंस गए। जमीन में धंस जाने से टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा वो क्या है, वो पेट्रोलियम में और कोयले में तब्दील हो गए, यानी चेंज हो गए। तो ये किस चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम और कोयला? क्योंकि ये जो अवशेष में बता रहा हूं, जो जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जीवाश्मों की, जीवाश्म किसमें पाए गए हैं? अवसादी चट्टानों में, ठीक है, अवसादी चट्टानों में, ठीक है। और ये जो जीवाश्म है यही आगे चलकर क्या बने? यही आगे चलकर पेट्रोल बने या कोयला बने। तो भाई जब जीवाश्म अवसादी चट्टानों में है तो पेट्रोल और कोयला भी तो सीधा सीधा अवसादी चट्टानों में पाया जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन नंबर 74 का हमारा आंसर क्या हो जाता है? डी, यानी कि परतदार और अवसादी चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश में मालवा का जो पठार है, ठीक है, उसमें नर्मदा घाटी में सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी के क्षेत्र में, ठीक है, इन तीनों में क्या होता है? काली मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए मालवा का पठार है, नर्मदा घाटी भी है, सतपुड़ा भी है, तो यानी कि अकेला कौन सा क्षेत्र है जहां काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन सी, यानी कि बघेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। बहुत ही बेसिक सवाल है। प्रश्न पूछा गया है, आईटी अधिनियम 2000 में किन महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है? देखिए आईटी अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में भी है बताया गया है, डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में बताया गया है और प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण के बारे में भी बताया गया है। तो ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी हमारा एकदम सही जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार किसके उदाहरण हैं? दोस्तों इसका उत्तर होगा ए, B2B कॉमर्स के। देखिए B2B इसका क्या मतलब होता है? B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है? इसमें क्या है, दो बिजनेस होते हैं और उन दोनों के बीच ही वस्तुओं का और सेवाओं का यानी गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है? आपस में ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है। तो जब भी किसी सेवा का या किसी वस्तु का किन्हीं दो बिजनेसेस के बीच आदान प्रदान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? B2B पैटर्न ऑफ बिजनेस कहते हैं। इसके अलावा एक B2C होता है। B2C यहां पर B का मतलब बिजनेस है, C का मतलब कस्टमर है। जब बिजनेस से कस्टमर की ओर सेवाओं का या वस्तुओं का आदान प्रदान हो, ठीक है। दूसरा है C2B, यहां पर C कस्टमर और B बिजनेस, जब कस्टमर से बिजनेस की तरफ आदान प्रदान हो। या C2C,
जब कस्टमर की तरफ वस्तुओं का या सेवाओं का आदान प्रदान हो। तो 4 तरीके के पैटर्न्स ऑफ बिजनेस है, B2B, B2C, C2B और C2C। तो लेकिन हमारी यहाँ पर बात किसकी चल रही है, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार की। तो ये किसका उदाहरण है, ये B2B वाणिज्य का एक उदाहरण है। ओके दोस्तों, चलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 77 का। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक डैश का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करते हैं तो उसके लिए हम एक गेटवे का उपयोग करते हैं। दोस्तों किसका उपयोग करते हैं हम, उसके लिए हम उपयोग करते हैं गेटवे का। तो गेटवे का क्या काम होता है, गेटवे का काम हो गया 2 कंप्यूटर नेटवर्क और उनके बीच डाटा पैकेट को स्थानांतरित करना, उनका ट्रांसफरिंग करना। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 78 का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अब कब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं, यानी मेजबानों के जो होस्ट होते हैं उनके नेम्स हैं और उनके एड्रेसेस हैं, तो उनको कहां रखा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो डोमेन नेम सिस्टम होता है DNS, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो होस्ट होते हैं उनके नाम भी होते हैं और उनके एड्रेसेस भी होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा एकदम सही जवाब होगा, यानी कि डोमेन नेम प्रणाली में क्या रखा जाता है, ये एक इंटरनेट पर डेटाबेस होता है जहां पर मेजबान यानी होस्ट के नाम होते हैं और उनके एड्रेसेस होते हैं। ओके, आइए अब क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है, उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर होता है वो अपने हिसाब से कीमत तय करता है, ठीक है, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। ऐसे मॉडल को क्या कहा जाता है। दोस्तों ऐसे मॉडल को कहा जाता है C2B, यानी एक कस्टमर होता है, ठीक है, उसका अपना कोई गुड्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं, उनकी वो एक सेवा, उसका एक प्राइस फिक्स करता है, उस प्राइस पर वो उस गुड या सर्विसेज को कहां लेकर जाता है, किसी बिजनेस को लेकर के पास लेकर जाता है। अब ये बिजनेस पर है कि वो उस प्राइस पर उस गुड्स या सर्विसेज, उस वस्तु का या उस सेवा को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो जब कस्टमर जो है, ठीक है, वो एक किसकी तरफ, कंज्यूमर जो है किसकी तरफ जाता है, बिजनेस की तरफ जाता है। तो इस तरीके के जो मॉडल होता है उसको हम कहते हैं C2B मॉडल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन सी हमारा एकदम सही जवाब है। अब प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 81 पूछ रहा है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। भाई सीधी सी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉर्बेट जो रिजर्व है वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, पहले मैं बता दूं, सन 1936 में ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसको नाम दिया गया था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम दिया गया था, हेली नेशनल पार्क, और इसको 1936 में स्थापित किया गया था। बाद में, ठीक है, जो यहाँ के गवर्नर थे उनके नाम के आधार पर इसको 1956 में, ठीक है, नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, पहले इसका नाम क्या था, हेली था। ओके, और ये कौन थे, इनका पूरा नाम था विलियम मैल्कम हेली, जो हमारा यूनाइटेड प्रोविंस है। आपको पता है उत्तराखंड पहले किसका भाग था, उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। तो जो हेली साहब थे, जो मैल्कम हेली साहब थे, वो यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर थे और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था, हेली नेशनल पार्क रखा गया था। ओके, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो हेली नेशनल पार्क है, जिसे बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम दिया गया, वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है वर्तमान में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों सीधी सी बात है, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। कहां पर है, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी हमारा एकदम 82 का सही जवाब होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इसरो का पूरा नाम क्या है। भाई इसरो का पूरा नाम क्या है दोस्तों, ठीक है, इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे इसरो के, इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। तो फिलहाल तो हमारा सवाल इसरो की फुल फॉर्म का है, तो ऑप्शन डी हमारा एकदम सही जवाब होगा। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 84 पूछ रहा है कि किस भारतीय राज्य ने हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग दिया है? तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं विश्व पेंगोलिन दिवस। देखिए पेंगोलिन एक जंतु है, ठीक है, और विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को हम क्या मनाते हैं? विश्व पेंगोलिन दिवस मनाते हैं। और मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में क्या हुआ है? मध्य प्रदेश में हाल ही में जो एक भारतीय पेंगोलिन था उसकी रेडियो टैगिंग की गई है, ठीक है दोस्तों। और ये जो पेंगोलिन है, ठीक है, इनमें से जो दो पेंगोलिन थे एक्चुअल में इनको 6 महीने पहले ही बचाया गया था, ठीक है, और फाइनली जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है वहां पर इनकी रेडियो टैगिंग की गई थी। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 84 का हमारा आंसर हो जाता है बी, यानी कि मध्य प्रदेश में भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 पूछ रहा है जो फॉस्फेट टेस्ट है वो किसके विश्लेषण के लिए यूज होता है? दोस्तों फॉस्फेट टेस्ट जो है वो दूध के विश्लेषण के लिए प्रयोग होता है। एक्चुअली दूध में जो है क्षारीय फॉस्फेट उपस्थित होते हैं। कौन होते हैं? क्षारीय फॉस्फेट, इनको इंग्लिश में बोलते हैं एल्कलाइन फॉस्फेट, ठीक है, ये उपस्थित होते हैं। ओके, अब क्या है, ये नेचुरली दूध में उपस्थित होते हैं, लेकिन जब दूध का पैस्चराइजेशन किया जाता है तो ये नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है पैस्चराइजेशन होने पर ये क्या हो जाता है? नष्ट। तो अगर दूध में उपस्थित है तो इसका मतलब दूध का पैस्चराइजेशन नहीं हुआ है, और अगर ये दूध में उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब दूध का पैस्चराइजेशन हुआ है। तो यानी कि दूध के पैस्चराइजेशन को जानने के लिए फॉस्फेट टेस्ट को प्रयोग किया जाता है। अब ये पैस्चराइजेशन क्या है दोस्तों? दूध को क्या करना होता है? 15 सेकेंड तक 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना होता है, और यह प्रोसेस क्या कहलाता है? पैस्चराइजेशन कहलाता है। ओके, ठीक है दोस्तों, क्लियर है बात? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा जा रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या थी? ठीक है, देखिए दोस्तों, जो 1935 का तो भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम था, उसमें एक अखिल भारतीय संघ को बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन ये जो अखिल भारतीय संघ है ये बन नहीं पाया था, क्योंकि सबकी विचारधाराएं अलग अलग थी। जो प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि जो जिनको मैं कहूं को राजशाही परिवार थे, उनकी सोच अलग थी, वो जुड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, ये वाला जो प्रोविजन था अखिल भारतीय संघ का वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में संघीय प्रणाली कैसी रखी गई थी? अखिल भारतीय संघ की, यानी सभी राज्य और सभी प्रिंसली स्टेट एक साथ होंगे और एक भारतीय संघ का निर्माण करेंगे, ऑल इंडिया यूनियन का, ठीक है। आपको मैं बता दूं ये 1935 का ही अधिनियम वो है जिसने हमारे देश में संघ, राज्य और समवर्ती सूची इन तीनों का प्रावधान रखा था दोस्तों। और आपको मैं बता दूं हमारे भारतीय संविधान का लगभग 75% हिस्सा अकेले इस अधिनियम से ही लिया गया है, ठीक है। तो हमारे ये सवाल कई बार कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 का है। ओके, चलिए, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 87। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? देखो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में क्या हुआ? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। दूसरी जो क्या बोलते हैं बैठक हुई वो हुई 11 दिसंबर 1946 को। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो सवाल क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा में किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो भैया तीसरी में रखा था, तो हमारा ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब होगा, यानी तीसरी बैठक में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पूछ रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? देखिए, ये तो आप क्लियर है कि जहां पर अनुच्छेद 108 की बात होगी वहां पर भारतीय संसद की संयुक्त बैठक का उल्लेख है। मान लीजिए किसी विधेयक पर
मनमुटाव हो जाता है, एक सदन में पास हो जाता है लेकिन दूसरे में पास नहीं होता, होल्ड कर लिया गया है, कुछ भी है, तो उसके लिए क्या होता है, भारतीय संसद की दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है और ये अनुच्छेद 108 में वर्णित किया गया है। और ये बैठक जो है राष्ट्रपति के आशय से ही बुलाई जा सकती है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो अनुच्छेद 108 के तहत अगर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलानी है तो हमें किस चीज की आवश्यकता होगी, राष्ट्रपति के आशय की, यानी राष्ट्रपति के कंकरेंस की जरूरत होगी। राष्ट्रपति को यह होना चाहिए कि बैठक बुलानी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है पॉइंट? तो ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, भारतीय संसद में कौन शामिल है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारी जो संसद है इसका निर्माण 3 लोगों से मिलकर हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो आते हैं हमारे राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर आती है हमारी लोकसभा और तीसरे नंबर पर आती है हमारी राज्यसभा। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर किसका निर्माण करते हैं, संसद का। तो ऑप्शन सी एकदम सही जवाब है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है, यानी अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है? देखिए, अनुच्छेद 14 का मतलब है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, विधिक समानता। ओके, किस चीज का, विधिक समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, अनुच्छेद 15 जो है वो क्या करता है? अनुच्छेद 15 डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का निषेध करता है, किसी के साथ भी जाति, धर्म, लिंग आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 19 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत हुआ है अनुच्छेद 17 से, तो ऑप्शन सी हमारा एकदम सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है मानव संवत को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, आपने एक संवत का नाम सुना होगा, विक्रम संवत। विक्रम संवत क्यों हुआ था? शकों को पराजित किया गया था। ठीक है, जब विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया तो कौन सा संवत चलाया था उन्होंने विक्रमी संवत चलाया था। इस संवत को प्रारंभ में, शुरुआत में कृत संवत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कृत संवत। और बाद में इस कृत संवत को मानव संवत कहा गया। ठीक है, लेकिन यहां पर विक्रमी संवत तो ऑप्शन में नहीं है, यहां पर ऑप्शन में क्या है, कृत संवत। तो भाई मानव संवत को कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर एकदम सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, 92 जो है थोड़ा डाउटफुल है, इसलिए इसको मैं स्टार दूंगा, इसका उत्तर सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 92 को कुछ करते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 की अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में असत्य है? ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सत्य है। नंबर 1 पे क्या दिया गया है, खाजा एवं भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष। बिल्कुल सही जवाब है, खाजा और भीमा नायक जो है दो भील नेता थे, बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़ा मंडला राज्य के थे, ये भी एकदम सही है, ऑप्शन बी भी एकदम सही है। ठीक है, रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था, यह भी एकदम सही है। अगला, सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। दोस्तों मैं बता दूं, ये इंदौर में नहीं बल्कि इसकी स्थापना की गई थी सीहोर छावनी में। कहां पर? सीहोर छावनी में। तो यानी कि ऑप्शन डी गलत था, तो और यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि पूछा भी यही गया है कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन डी असत्य है और यही हमारा सही उत्तर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित किया जाता है? दोस्तों जो गोटमार मेला है ये छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन सी एकदम सही है। और ये कब मनाया जाता है? ठीक है, ये हर साल जो है भाद्रपद अमावस्या को मनाया जाता है। ये मेला कब मनाया जाता है? हर साल भाद्रपद अमावस्या को मनाया जाता है। और जिस नदी के किनारे मनाया जाता है उस नदी का नाम है जाम नदी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये जो मेला होता है इसमें एक लंबे पेड़ को नदी के बीच में एक झंडे के साथ खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, और जो गांव के लोग होते हैं वो सांवर गांव
और पांडुरना नदी के दोनों किनारों पर इकट्ठा होते हैं, ठीक है, और विपरीत गांव के व्यक्तियों पर पथराव शुरू कर देते हैं, जो नदी के बीच में जाकर वो जो झंडा लगाया गया है उसको हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं एक्चुअली, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, गोटमार मेला, गोटमार मेला। ओके दोस्तों, बात समझ में आ गई। और अगर वो झंडा उठा लिया जाता है, जिस भी गांव का निवासी उस झंडे को हटा लेता है उसे क्या कहें, विजेता घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। और इस मेले में मां दुर्गा की पूजा की जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए, तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही जवाब है। प्रश्न 95 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। हरिशंकर परसाई जी के सामने नाम दिया गया है, हंसते हैं रोते हैं, सही है। रानी नागफनी की कहानी, सही है, यानी ये दोनों रचनाएं हरिशंकर परसाई जी की हैं, बिल्कुल सही है। भवानी प्रसाद, गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल और हिम तरंग, नहीं, ये ऑप्शन बी गलत है। ये जो रचनाएं दी गई हैं, ये रचनाएं भवानी प्रसाद जी की नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। बाकी चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है, मुक्ति बोध काट का सपना, सही है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, केशवदास, ये सही है। तो ऑप्शन ए, सी और डी के मिलान सही है, जबकि ऑप्शन बी का मिलान सही नहीं है, ठीक है। तो हमारा उत्तर ऑप्शन बी होगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को क्या घोषित किया गया है। भाई 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही जवाब होगा। ओके, 97, विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है वो 31 अगस्त को मनाया जाता है, तो यहां पर हमारा 97 का ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित हैं। दोस्तों, श्री राम सहाय पांडे जी जो है, इनका संबंध राई लोक नृत्य कला से है, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर भी सही जवाब है, ठीक है। श्रीमती दुर्गा बाई व्याम किस जनजातीय कला से संबंधित हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, ये गोंड शैली से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 100 में ये पूछा गया है कि हमें जिला दिया गया है और संभावित उत्पाद वहां पर जो है उससे उसको जोड़ना है। देखिए, जो बालाघाट है, बालाघाट का संबंध जो है वो कोदो कुटकी से है, बैतूल सागौन से है, खरगोन का मिर्च और मिर्च उत्पाद से है, जो नरसिंहपुर का तुअर दाल और गुड़ से है। तो यानी 1 का डी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए, यानी डी सी डी ए, यानी ऑप्शन डी हमारा एकदम सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहां पर हमने अपने मध्य प्रदेश पीसीएस के जनरल स्टडीज के पेपर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है और देख लिया है कि सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। तो दोस्तों, हम अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें ऐसी ही कुछ अच्छी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल एग्जाम कट लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।